everyone and welcome back to my channel. Let's start with the today's video. Today we are going to start with a new chapter that is called as insolvency accounts. Before starting with the actual account or the practical part, we must know its basic concepts. Starting with the term of insolvency, insolvency किसे कहा जाता है? Any person that is heavily indebted, that means जिसके ऊपर liabilities बहुत ज़्यादा होगी, वो हम क्या कह सकते हैं कि that can person be called himself as an insolvent. दैट मीन्स कई बार बिजनेस सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जिसमें आप अच्छा प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाते हो और रेगुलर लॉसेस आपको आने लगते हैं, देन यू आर नॉट एबल टू पे ऑफ योर लाइबिलिटीज़, आप अपनी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट नहीं कर पाते हो। फिर अगर लाइबिलिटीज़ का पेमेंट नहीं कर पाओगे, कुछ टाइम के बाद जो आपके क्रेडिटर्स होंगे वो आपसे पैसा मांगेंगे और ऐसे केस में क्या होगा, नॉर्मली आप अपने एसेट्स को बेच करके उनका पैसा दे दोगे। लेकिन इंसॉल्वेंसी सिचुएशन हम तब मानते हैं जब आपकी लाइबिलिटीज़ की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है दैन योर एसेट्स। दैट मीन्स अगर हम आपकी सारी प्रॉपर्टी को भी बेच दें तो भी अगर आपकी लाइबिलिटीज़ पे ऑफ ना हो पाए तो वो सिचुएशन क्या बन जाती है, इंसॉल्वेंसी की। अब ऐसे में आदमी करे तो करे क्या? भाई लोग बाहर जाएगा तो लोग तो मार डालेंगे क्योंकि उसकी लाइबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा है, लोग पैसे माँगेंगे, जहाँ जाएँगे उनको टॉर्चर करेंगे, तो वो बेचारा क्या होगा, परेशान हो जाएगा। अब ऐसी चीज़ में उस पर्सन को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना रखा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंसी एक्ट कहते हैं। उस एक्ट में वो जा कर के क्या कहेगा कि हाँ भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना था, मैं नहीं पे कर पा रहा हूँ, आप मुझे हेल्प करिए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक अलग गवर्नमेंट ऑफिस सॉरी हाई कोर्ट क्या करेगी, एक अलग गवर्नमेंट ऑफिसर को अपॉइंट कर देगी जो उसकी सारी एसेट्स को क्या करेगा, सेल करेगा। सेल करके एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ही लाइबिलिटीज़ का क्या करेगा, पेमेंट करेगा। दैट मीन्स एक तरीके से देखा जाए तो उसके ऊपर से यानी इंसॉल्वेंट पर्सन के ऊपर से कुछ लाइबिलिटीज़ जो पेमेंट करने की जो कंडीशंस होगी वो वेव ऑफ हो जाएंगी। दैट मीन्स उसको कुछ ऐसी सिचुएशन सामने आ जाएंगी जहाँ पे उसको लाइबिलिटीज़ पे ऑफ नहीं करना पड़ेगा और कोई उससे वो पैसा नहीं मांग सकता है, तो वो एक तरीके से उसकी क्या हो जाती है, हेल्प हो जाती है। अगर हम आप टेक्निकल टर्म्स में बात करोगे तो हम इंसॉल्वेंसी किसी भी पर्सन को नहीं कह सकते, उसके लिए दो कंडीशन फुलफिल होना क्या होता है, मैंडेटरी होता है। द फर्स्ट पोर्शन इज दैट कि हिज लाइबिलिटी शुड बी मोर दैन हिज एसेट्स। ये तो एकदम मैंडेटरी रूल है कि आपकी लाइबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, आपकी एसेट्स से ज़्यादा होनी चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट ही मस्ट बी एडजर्ड इंसॉल्वेंट बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। दैट मीन्स जिस कोर्ट में उसने डिक्लेयर किया है उस कोर्ट ने इसको क्या कहा गया हो, इंसॉल्वेंट बोला हो, तो ही उसे हम क्या मान देंगे, इंसॉल्वेंसी। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी आके खड़े होकर भाई हम उधार नहीं पे कर पा रहे हैं और हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। अब आते हैं टर्मोलॉजी में। एक टर्म आपने सुना होगा इंसॉल्वेंसी और एक टर्म आपने सुना होगा बैंकरप्सी। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट थिंग्स, ऐसा नहीं है। अब बेसिकली क्या होता है कि जो इंसॉल्वेंसी वर्ड होता है वो इंडिया में यूज़ होता है और बैंकरप्सी हमारा यूके वर्ड यूज़ करता है सेम कंडीशन को। यानी वहाँ पे जो वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट बोलते हैं, और हमारे यहाँ इंडिया में उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन बोला जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे देयर सर्टेन डेफिनेशन इफ़ यू गो थ्रू, तो कॉमन वही दो पॉइंट्स आपको मिल करके आएंगे कि हाँ, जिसके चक्कर में हम लोग क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करते हैं एक पर्सन को। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस केस, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि इंसॉल्वेंसी लॉ क्या है, तो वी हैव टू बेसिक लॉज, हमारे पास दो लॉज हैं। द फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909। पहला एक्ट कौन सा हो गया, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, एक तो एक्ट ये हो गया। एंड द अदर इज प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। ये कौन सा एक्ट हो गया, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। तो दो लॉज हो गए, एक 1909 हो गया और दूसरा आपके पास 1920 हो गया। दैट मीन्स अब आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना होगा, जो आपका फर्स्ट एक्ट है दैट इज प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट, दैट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली 3 टाउन्स। वो सिर्फ कितने टाउन के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ 3 टाउन। और वो 3 टाउन कौन कौन से हो गए, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। क्या क्या हो गया, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, MCK। यानी क्या हो गया, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के लिए अगर अप्लाई हो रहा है, वहाँ पे कोई पर्सन इंसॉल्वेंट अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है, तो वो कौन सा रूल को फॉलो करेगा, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट कहेगा। और अगर इन 3 सिटीज़ को हम छोड़ दिया जाए, इसके सिवा ऑल ओवर इंडिया अगर कहीं भी कोई पर्सन सॉल्वेंट होगा तो उसके लिए कंडीशंस कौन सी अप्लाई हो जाएंगी, प्रोविंशियल्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 अप्लाई की जाएगी। So that is a basic rule for presidency town solvency act and provincial insolvency act, ये दो रूल्स होते हैं। अब होता क्या है कि भाई एक्चुअल में होता है, जब गवर्नमेंट ऑफिसर आएगा तो उसका एक स्पेसिमेन बना करके भेजेगा कि हाँ ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, आप ये प्रिपेयर करवा लो, जिससे हम डिक्लेयर कर देंगे सारी चीज़ों को, सब कुछ क्लियर कर देंगे।
तो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिसर क्या करेगा, एक अकाउंट प्रिपेयर करेगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करेगा, एंड दिस इज अ पर्टिकुलर स्पेसिमेन इन दिस फॉर्मेट, यानी कि वो स्पेसिमेन को इसी ऑर्डर में फॉर्मेट करेगा। वो करेगा क्या भाई, सारे एसेट्स को बेच करके सारी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करेगा, क्योंकि लाइबिलिटीज़ का पेमेंट क्या होगा, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही होगा, तो वो उस तरीके से उसका क्या करता जाएगा, पेमेंट करता जाएगा। अब इंसॉल्वेंसी एक्ट क्या होता है कि ये इस तरीके से लिखा है, आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन होता है जिसमें लेफ्ट हैंड आपकी क्या होती है, सारी लाइबिलिटीज़ लिखी जाती हैं, और राइट हैंड पे आपके क्या होते हैं, एसेट्स लिखे जाते हैं। बट ये आपके बैलेंस शीट जैसा नहीं है कि हाँ एग्जैक्ट आपने सारे एसेट्स राइट में लिखे, लाइबिलिटीज़ में लिखे। यहाँ पे लिस्ट चलती है, क्या चीज़ चलती है, लिस्ट, लिस्ट ए, लिस्ट बी, सी, डी, ई, एफ एंड एच, ऐसे करके आपकी लिस्ट है। तो लिस्ट ए आपका क्या होता है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर लिस्ट बी आपका क्या होता है, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, वो भी आपका दे रखा है। लिस्ट सी आपका होता है पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होता है, और लिस्ट डी आपका होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं। फिर उसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड पाएंगे तो लिस्ट ए में ये आपके पास एसेट्स वगैरह आ जाते हैं। फिर आपके पास लिस्ट एफ में बुक डेप्स यानी डेटर्स जिसे कहते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह आपका लिस्ट जी में आ जाता है। और इतना करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आती है उसे लिस्ट एच में डालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेफिशिएंसी अकाउंट। वो आपका क्या बन जाता है, डेफिशिएंसी अकाउंट बन जाता है। तो दिस इज द बेसिक स्पेसिमेन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज इन डिटेल्स। अब इन डिटेल्स में हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको लिखा है, अगर आप लाइबिलिटी साइड पे अगर आप आओगे तो देखिएगा आपके पास 4 कंटेंट होंगे। सबसे पहला जो कंटेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फिर फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, एंड सी इज पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, एंड डी इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब वो हो गया कि जिनके ऊपर कोई भी एक तरीके से सिक्योरिटी नहीं है कि कल को आपको वो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेट अस से मैंने किसी पर्सन को 10,000 रुपीज़ दे रखा था और उसके बदले मैंने कुछ भी चीज़ अपने पास एज एन सिक्योरिटी नहीं रखवाई, और वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया। तो ऐसे केस में मेरा लोन क्या माना जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। मैं कौन सी कैटेगरी में आ जाऊंगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब मैंने उसे लोन दिया था तो उस टाइम पे मैंने कुछ भी पैसा एज एन सिक्योरिटी या मॉर्गेज नहीं रखा था, तो यानी मेरा पूरा पूरा पैसा क्या माना जाएगा, अनसिक्योर्ड हो जाएगा। उसी तरह फुल्ली सिक्योर्ड क्या हुआ कि मैंने लोन तो लिया था कितने का, वो कितना हो गया भाई, 10 का हो गया भाई, हमने लोन दिया था 10 का, लेकिन मैंने उसे एक गोल्ड की रिंग अपने पास रखवा ली थी। जब उसको मैंने मार्केट में सेल किया तो उसकी वैल्यू कितने की आ गई, 12,000 की। दैट मीन्स मेरे जो एसेट्स की वैल्यू क्या है, उसी से मेरी पूरी लाइबिलिटीज क्या हो जा रही है, रिकवर हो जा रही है। तो दैट इज द कंडीशन ऑफ कॉल्ड एज फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। यानी ये क्रेडिटर्स कैसे हैं, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, और इनको अपना पूरा पूरा पैसा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और जितना ये एक्स्ट्रा पैसा, ये नहीं कि आप रख लोगे, इस पैसे को आपको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। यानी उस गोल्ड को हम बेच करके क्या करेंगे, अपने 10,000 का लोन तो पे ऑफ कर लेंगे, लेकिन बाकी बचा 2,000 रुपये हमें क्या करना होगा, उस गवर्नमेंट ऑफिसर को क्या कर देंगे, वापस कर देंगे, ताकि वो बाकी लोग के पैसे क्या कर सके, वापस कर सकते हैं। उसी तरह आपके पास फिर आपके पार्शल सिक्योर्ड हो गया कि मान लेते हैं आपने लोन दिया कितने का, 10,000 का, और उसके बदले में कोई सिक्योरिटी लेटर से कि आपने वॉच रखवा लिया था जिसकी मार्केट वैल्यू सिर्फ कितने की है, 6,000 की है। तो ऐसे केस में अभी भी आपका 4,000 रुपये क्या है, अनसिक्योर्ड है, यानी ये पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि कुछ पैसा कवर हो गया, कुछ पैसा नहीं कवर हो पाया, तो वो कंडीशन क्या बन जाती है, पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो जाती है। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं, दैट इज डिटरमाइंड बाय द एक्ट। अब आप देखोगे यहाँ पे एक एक्ट होता है, और उन एक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या मानते हैं कि ये हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं। अगर हम दोनों एक्ट के अकॉर्डिंग बात करें, यानी प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट के बारे में बात करें और इंसॉल्वेंसी एक्ट है, तो दोनों ने अपने अपने हिसाब से बताया है कि इन लोगों को हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कहा जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर दोनों ही लॉ ने कहा कि गवर्नमेंट का कोई भी पैसा होगा, चाहे वो टैक्सेस के फॉर्म पे हो या कोई भी डेप्थ के फॉर्म पे होगा, तो सबसे पहले आपको वो वापस करना पड़ेगा। तो यानी वो कंडीशन क्या हो जाती है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। बेसिकली प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का मतलब होता है ऑल दोज क्रेडिटर्स दैट हैव अ प्रेफरेंशियल राइट ऑफ पेमेंट। यानी जैसे ही एसेट्स बिकेगा तो बिक करके सबसे पहले अगर किसी को पैसा दिया जाएगा तो वो कौन से हो जाएंगे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अब अपने आप को भाई हर कोई नहीं डाल सकता उस कैटेगरी में कि वो प्रोफेशनल कैटेगरीज क्रेडिटर्स माना जाए। तो इसलिए लॉ के अकॉर्डिंग हम दोनों को बता रहे हैं कि दोनों ने गवर्नमेंट के टैक्सेस के पैसे को हमेशा क्या माना है, टॉप प्रायोरिटी रखी है, और दोनों ने इसको क्या बोला है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की कैटेगरी में आएगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंसी टर्म में, तो उन्होंने ये कहा कि कोई पर्सन अगर क्लर्क, सर्वेंट या लेबर है तो उसका हम 4 मंथ्स का हम ड्यू देंगे, नॉट एक्सीडिंग 300 रुपीज़ फॉर ईच पर्सन।
यानी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 300 रुपीज़ पर मंथ है किसका, क्लर्क का और आपका सर्वेंट का, लेकिन अगर लेबर होगा तो उसका सिर्फ कितने रुपीज़ का है, 100 रुपीज़ पर मंथ का है। यानी ये लिमिट है। हम आपको कोई भी लेबर उसने काम किया था, मेहनत किया था, तो उसे भाई हम बात करें तो 100 रुपये तो मिनिमम हमको क्या करवा देंगे, दिलवा देंगे, उसके ऊपर का हमें कोई पता नहीं होगा। और उसी तरह कोई सर्वेंट है, कोई आपका लेटर से कि क्लर्क है, तो उसके हम क्या लिमिट हो गई, 300 रुपये पर मंथ हो गई, वो हम दिलवा देंगे। प्रोविंशियल ने कहा कि भाई हम इतना कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते, हम 100 ही रुपये रखेंगे पर मंथ, चाहे वो क्या नाम है क्लर्क हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो सर्वेंट है। तो यहाँ की लिमिट कितनी हो गई, 100 पर मंथ हो गई। यहाँ की लिमिट कितनी है, 300 फॉर क्लर्क एंड सर्वेंट एंड 100 फॉर द लेबर। अच्छा, नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये इन्होंने रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, तो 1 महीने का रेंट इन्होंने क्या माना, प्रेफरेंशियल। यानी हो सकता है जहाँ बिजनेस चल रहा हो या जहाँ पे कोई और हम कहें वो रह रहे हों, तो वहाँ का 1 महीने का रेंट क्या करेगी कोर्ट, किसी ना किसी तरीके से 1 महीने का कोर्ट उनको दिलवा देगी। वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, प्रोफेशनल कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इन्होंने रेंटल को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी, वो पहले को हटा दिया। द फोर्थ पॉइंट इज, अगर वहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट होगा तो इसको दोनों लोग ने ही इंपॉर्टेंस माना कि यानी इन दोनों को ही हम कैटेगराइज करेंगे एज एन प्रोफेशनल क्रेडिटर्स। यानी जब एसेट्स बिकेंगे तो सबसे पहले किसका पेमेंट होगा, प्रोफेशनल क्रेडिटर्स का पेमेंट होगा। प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट होगा, यानी अगर हम बात करें मुंबई, चेन्नई या कोलकाता होगा, तो हम इन लोगों को प्रोफेशनल क्रेडिटर्स की कैटेगरी में रखेंगे। और बाकी सारे जितने भी अलग सिटीज़ होंगे अदर दैन दीज थ्री, वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगी, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट की कैटेगरी में आ जाएंगी। लेट्स मूव फर्दर। तो हमारी लाइबिलिटी साइड होगी। अब हम आते हैं एसेट साइड अप्रोच में। तो हमारे पास देखिए प्रॉपर्टी, ई में हम अपने बेसिक एसेट्स वगैरह को डाल देते हैं। एफ हमारी कैटेगराइज होती है एज बुक डेप्ट, जिसमें डेटर्स होते हैं, दैट कैन बी गुड, बैड और डाउटफुल भी कैटेगरी हो सकती है। जी में हमारी बिल्स ऑफ एक्सचेंज आते हैं। और एच में हम अपनी डेफिशिएंसी अकाउंट को क्या करते हैं, डिटरमाइन, यानी वी डिटरमाइन द लॉसेस, कितने पैसे हमें शॉर्ट पड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पैसा डाल दोगे वो शॉर्ट में शॉर्ट कैटेगरी में है। आपको एक अलग से एक अकाउंट एडिशनल बनाना पड़ता है, डेफिशिएंसी अकाउंट, जिसमें यू राइट द रीजंस फॉर योर डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे जो डेफिशिएंसी अकाउंट का वैल्यू होती है वो यहाँ पे क्या होगी, टैली कर जाएगी। ये बताएगा कि आपकी जो डेफिशिएंसी आ रही है वो क्यों आ रही है। इस तरीके से इन वैल्यूज़ को हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे कैटेगराइज लिख देंगे। तो जितने भी आपके प्रॉफिट्स वाली एक साइड होती है वो आपकी इधर लिख दिए जाते हैं, जितने आपके लॉसेस के रीज़न होते हैं वो राइट साइड में लिख देते हैं। और इतना करने के बाद अगर इसका टोटल इक्वल हो जाता है, दैट मीन्स आपने सही सही स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वगैरह को प्रिपेयर किया है। तो इस तरीके से एक पर्सन को हम क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट वगैरह डिक्लेयर करते हैं और उसके अकाउंट्स को हम मेंटेन करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ गुड डे। थैंक यू एवरीवन।